स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट्रा में। जहाँ पे हम अकाउंट्स को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उसको जीते हैं, उसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है और कॉन्सेप्चुअली क्या, क्यों, कैसे है, हम सब उसको पढ़ते हैं। रट्टाफिकेशन यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। और आज हम जो करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज मॉडर्न अप्रोच से करने जा रहे हैं। हमने ओल्ड अप्रोच से सारी की सारी एंट्रीज ऑलरेडी देख ली थी पहले ही। यहाँ पे इस वाले लेक्चर में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा आपके लिए, अगर आप ओल्ड मेथड से भी पढ़ना चाहते हो। ओल्ड मेथड में बस थोड़ा प्रॉब्लम ये रहती है इसमें कि ना आपको सारा का सारा याद करना पड़ता है, रूल्स वगैरह। कंसेप्चुअली ही लगता है आइडेंटिफिकेशन किस पर्सनल अकाउंट की कैसे करनी है। रूल तो देखो आपको देखने ही पड़ेंगे इसमें हर अकाउंट के, पर अकाउंट किस केस में कौन सा लगना है। जैसे पर्सनल अकाउंट का मैंने आपको बताया था, वो पर्सन्स के केस में लगता है, कंपनीज और फर्म्स। एंड आपको बैंक का भी मैंने बताया था कि बैंक में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में लोग क्या गलती करते हैं, उसमें ना रियल अकाउंट का रूल लगा देते हैं, मगर ये गलत है। और मैंने इन डेप्थ बताया है आपको कि बैंक एक पर्सन से एसोसिएटेड है, तो जहाँ पे पर्सन की बात हो गई, इंडायरेक्टली पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो, तो वहाँ पे हम बैंक के केस में पर्सनल अकाउंट लगाएंगे। आता तो सब सेम ही है, अगर आप रियल अकाउंट लगाओ जो एसेट्स के लिए होता है, उसके बटने घटने के लिए जनरल एंट्रीज आपकी बनेगी। पर कंसेप्चुअली आप गलत हो तो गलत ही रहोगे। कभी इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछ लिया इन्होंने, जब आप कभी जॉब के लिए जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो हम यहाँ कंसेप्चुअली सब करते हैं, और आज हम मॉडर्न अप्रोच से सब कुछ जनरल एंट्रीज कैसे बनती हैं हम वो करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल बताए थे यहाँ। दोनों मेथड से हो जाएगा, जोन सा भी आपको इजी रहे, मगर मैं चाहूँगा आप दोनों मेथड करो। क्या पता थोड़ी प्रैक्टिस टाइम्स के साथ आती है। अगर आप कुछ भूल जाओ कभी, तो कोई मेथड आपको याद नहीं आए अच्छे से, तो एक के बजाय आप दूसरा लगा सकते हो, आप ही को ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जनरल एंट्रीज मॉडर्न अप्रोच से करेंगे हम। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, देखो बहुत सारे बच्चों को अभी उनका बिल्कुल कोर होगा, हम स्क्रैच से सब कुछ चलेंगे, ये नहीं पता होगा चीज़। जिनको पता है बच्चों को, वो भी क्या करते हैं, एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस, ये जो हमारे इसमें यूज़ होने वाले मॉडर्न अप्रोच में, और इसको कंसेप्चुअली हम पढ़ने वाले हैं, इसकी नेचर बहुत डिपेंड करती है कि एसेट की क्या नेचर होती है, लाइबिलिटीज़ की, कैपिटल की, एक्सपेंस की। पर वो रट लेते हैं ये एसेट की नेचर होती है डेबिट, पर भाई होते क्यों है नहीं पता। लाइबिलिटीज़ की क्रेडिट साइड नहीं पता, इक्विटी क्रेडिट साइड क्यों है इसकी नेचर नहीं पता। तो यहाँ पे हम कंसेप्चुअली सब करने वाले हैं, हम बिल्कुल कोर से, कि भाई ऐसा लिखा भी क्यों होता है। बस वही तो चाहिए हमको, उसी का तो आंसर चाहिए। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, जो कैपिटल भी है, और लाइबिलिटीज़। अगर आप ये समझ गए तो आप नेचर भी समझ जाओगे। किसकी नेचर समझ जाओगे, एसेट की नेचर डेबिट क्यों है, इक्विटी की नेचर क्रेडिट क्यों है, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट क्यों है। भाई रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा ना कि एसेट की नेचर या डेबिट होती है ऐसे याद कर लोगे, नहीं ऐसे नहीं करना। क्यों होती है आपको बस ये आ गया तो आपको हमेशा टॉपिक याद रहेगा, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करना। और इन रियलिटी भी आप कॉन्फिडेंस काफ़ी रहेगा आपके अंदर कि भाई ऐसी चीज़ें मुझे पता है कॉन्सेप्चुअली क्यों होती हैं। हाँ, अगर रट्टा मारना फटाफट सब चाहिए तो भाई टाइम तो लगेगा। आप बस अभी कर लो, एग्ज़ाम में नंबर ले लोगे, ज़िंदगी में कहीं काम आने वाला नहीं है। तो मैं आपको यही आपसे यही चाहूँगा, पूरी वीडियो देखो, कंसेप्चुअली हम सब करेंगे, और आपको मज़ा आएगा करने में। जब कंसेप्चुअली सब करते हो ना, मज़ा आता है करने में, कॉन्फिडेंस भी रहता है, आप दूसरों से क्वेश्चन कर सकते हो, तुझे वो पता है, वो कहेगा नहीं आपको पता होगा। तो मैं आपको ये पहले ना इक्वेशन समझाता हूँ, मैं काफ़ी वीडियो में समझा चुका हूँ, और भी सिर्फ ये एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी क्यों होती है। भाई एसेट इज़ इक्वल टू ये क्यों होता है, और ये इक्वल क्यों है, बैलेंस होता है ना पूरा का पूरा। अगर एसेट हमारे पास, एसेट क्या होता है पहले तो मैं ये बताता हूँ, बहुतों को ये भी नहीं पता होगा अभी अच्छे से। तो देखो मैंने यहाँ बैलेंस शीट बनाई है, ये कंपनी की बैलेंस शीट ना ऐसे दिखती है, और ये हमेशा इसकी ना दोनों साइड बैलेंस रहेंगी। जैसे ये आपकी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, हमेशा बैलेंस रहेंगी। ये बैलेंस ही क्यों आती है हमेशा, क्यों, पता तो है कि बैलेंस रहती है, पर क्यों रहती है, वही वही करने जा रहे हैं हम। देखना, ये बैलेंस शीट के मेरे पास दो एग्जांपल है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इक्वेशन कह क्या रही है, ये बनी कैसे है यार, पता तो होना चाहिए ना। क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, ठीक। ये मशीन वगैरह जो आपके पास है, देखो राइट साइड में देखना स्क्रीन पे, ये कैश, इसको हम एसेट कहते हैं अपना।
ये मशीनरी ये भी एसेट है। इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री मतलब जो रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है ना यूज़ करने के लिए, ये सब एसेट्स हैं आपके। ये यूज़ होंगे या हो रहे हैं, और इन सब को एसेट्स कहते हैं। ठीक है, ये ना आप यूज़ करते हो, कंपनी में मशीन है आपके पास, इसको हम एसेट कहते हैं। इससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कैश पड़ा है कंपनी में, इसको भी एसेट कहते हैं, आप इसको यूज़ कर रहे हो। इन्वेंट्री, इसको भी यूज़ कर रहे हो कंपनी में। ये हमारे रिसोर्सेज हैं सारे के सारे। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के, जो यूज़ कर रहे हैं कंपनी वाले। ठीक है, अब मेन सवाल ये है, अब इसके लिए पैसा कहाँ से आया भाई? ये ये पैसा आया कहाँ से? कैश कहाँ से आया? मशीनरी के लिए पैसा कहाँ से आया? इन्वेंट्री के लिए पैसा कहाँ से आया? यही तो जानना है हमने कि ये पैसा आया कहाँ से। ये जो राइट साइड में मैंने यहाँ पे दिखाया सोर्स ऑफ फंड, यही तो है इक्वेशन। ये यहाँ पे यूज़ ऑफ फंड्स आ रहा है आपका, ठीक है, और ये राइट साइड में आ रहा है सोर्स ऑफ फंड। अगर आप ये समझ गए जो मैं अभी बताने वाला हूँ एक इक्वेशन, आपको जिनको पता है और जिनको नहीं पता, आप ये समझ जाओगे कि एसेट क्यों डेबिट नेचर का है, लायबिलिटीज़ क्यों क्रेडिट नेचर की है, और ये इक्विटी कैपिटल ये ऐसा, ये हाइफन लगा के ऐसे क्यों करा है, ये भी मैं समझाऊंगा। ये क्यों क्रेडिट नेचर का है, क्या इक्विटी कैपिटल सेम ही है, मैंने ऐसा क्यों लिखा हाइफन लगा के, ये भी हम अभी समझने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड में इस इक्वेशन के होता है हमने फंड्स यूज़ कहाँ किए, मशीन में कर लिए यूज़, इन्वेंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे फंड यूज़ होने वाले हैं, और ये फंड आए कहाँ से वो हमारी राइट साइड डिनोट करती है। ठीक, अब मैं एक और इसमें डिफरेंस है जो आपको बताऊंगा। ये इक्विटी कैपिटल और लायबिलिटीज़ का क्या चक्कर है, चक्कर क्या है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो लिखावट में। क्या है देखो, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट आपको दिखाई है, यहाँ डी आर लिखा है, यहाँ सी आर लिखा है। बिजनेस में क्या होता है ना, जो एसेट्स हैं, बिजनेस में जो एसेट्स हैं उन पर क्लेम होता है दो लोगों का, दो लोगों का क्लेम होता है बिजनेस पे के जो एसेट्स हैं। एक तो ऑनर, इक्विटी वाले ना सारे ऑनर हैं, ठीक है, और ये लायबिलिटीज़, ये आउटसाइडर्स, हमने आउटसाइडर्स से पैसा उठाया है। इसमें कौन कौन आते हैं आउटसाइडर में, जो मैंने कह दिया लायबिलिटी है यहाँ पे, ये मान लो क्रेडिटर्स, जिनसे आपने उधारी पे माल लिया, वो आपके होते हैं क्रेडिटर्स। जैसे मैंने कंपनी में रॉ मटेरियल मंगाया, उधारी पे मंगाया, अभी पैसे नहीं दिए, तो जिस बंदे से मैंने माल और पार्टी से मंगाया होगा बिना पैसे दिए, वो मेरा क्रेडिटर बन जाता है। और ये देखो राइट साइड में बिल्कुल क्रेडिटर्स, ये मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी है, बाहर से आया ये मेरे पास, एक तरह से सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, बाहर से, क्रेडिटर से लिया मैंने। लोन ले लिया बैंक से पैसे ले लिया। क्रेडिटर के केस में तो माल आया है ना, सोर्स तो है ही ना, कुछ तो आया ही है ना, कंपनी में आ रहा है ना। और लोन बैंक, पैसा आया, ये भी सोर्स ऑफ फंड ही है। बैंक क्या होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है बैंक की हमारी। क्रेडिटर वो भी होते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा उठा लिया किसी से, 3 महीने के लिए उठा लिया। अगर रॉ मटेरियल का केस समझ नहीं आता आपको, तो पैसा आया कंपनी में यहाँ से भी, ये सोर्स ऑफ फंड है हमारा। बैंक से पैसा आया, सोर्स ऑफ फंड है हमारा। ये बिल्स पेबल एक थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा मान लो आपने किसी से माल मंगाया है रॉ मटेरियल, और उसको पैसे देने हैं। रिटर्न हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बनाते हैं सेलर, और बायर साइन करता है उस पर, रॉ मटेरियल जिसने लिया, एक लीगल प्रूफ हो जाता है, आप बाइंड हो जाते हो, आपको इतने टाइम में ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, पैसा देना ही होता है उसको। तो ये भी तो सोर्स ऑफ फंड ही है, बिल्स पेबल। ठीक, मतलब आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी चीज़ें। ये कैपिटल का, ऑनर का क्लेम, मैंने यहाँ क्यों लिखा, कैपिटल क्यों लिखी है भाई, इक्विटी कैपिटल, ये क्यों? जिस पैसे पे ऑनर का क्लेम होता है, जिस पैसे पे ऑनर का क्लेम होता है वो आता है इक्विटी पोर्शन में, और जिस पे क्लेम होता है आउटसाइडर्स का, जैसे बैंक से पैसे ले लिया, किसी इंसान से पैसा ले लिया आपने, शॉर्ट टर्म के लिए ले लिया, ठीक है, या डिबेंचर इशू करके लॉन्ग टर्म में पैसा उठाया है, वो होती है आउटसाइडर लायबिलिटी। और दो तरह के क्लेम होते हैं हमेशा, एक तो ऑनर्स का क्लेम होगा कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, और एक आउटसाइडर्स का क्लेम होगा।
इसको हम रेसिडुअल क्लेम भी बोलते हैं और इसको हम फिक्स्ड क्लेम भी बोलते हैं। अब इसको ये क्यों बोलते हैं भाई, फिक्स्ड क्लेम और रेसिडुअल क्लेम? जब आप इस इक्वेशन को समझाओगे पहले तो ये समझ लेना, किसी को ऐसे ही समझाना है कि बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं उन पर क्लेम होता है दो लोगों का, एक तो ऑनर्स का क्लेम हो गया और एक हो गया आउटसाइडर्स का क्लेम। ठीक, और ये तो आउटसाइडर्स की तो भाई लायबिलिटी है, फिक्स लायबिलिटी हमको चुकानी ही है। जो भी लायबिलिटी फिक्स लायबिलिटी है जो चुकानी ही पड़ेगी, आप भाग नहीं सकते हो, वो भाई हमारी लायबिलिटी है। और जो कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करती है कि हमको पैसा देना है नहीं देना है, वो सब आता है रेसिडुअल क्लेम पे। और मैं अभी आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ। पहले क्या है, पहले अभी इक्वेशन को देखते हैं। और अब नेचर जो मैं आपको कह रहा था ना, नेचर जो मैं आपको कह रहा था, डेबिट नेचर क्यों भाई, क्रेडिट नेचर क्यों, क्रेडिट नेचर क्यों इनकी, यही तो हमको समझना है। एक और चीज़ मैं आपको फिर इसमें बताता हूँ। एसेट्स रिसोर्सेज हैं, याद रखना, कंपनी के रिसोर्सेज हैं, मशीन, कैश वगैरह। और अकाउंटिंग में रिसोर्सेज को डेबिट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे चलता है, चलाते नहीं है, यही नियम है। एसेट्स रिसोर्सेज हैं कंपनी के और अकाउंटिंग में रिसोर्सेज को डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, रिसोर्सेज को डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है हमारी, जो ये रिसोर्सेज है ना सारे, बैलेंस शीट में डेबिट साइड ही रिप्रेजेंट करेगी इनको। और इक्विटी और लायबिलिटी, ये वाला जो है ना, इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ये वाला जो है पोर्शन इक्विटी लायबिलिटी का, ये दो तरह के क्लेम मैंने आपको बताया। और क्लेम्स को क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करती है। ठीक, इसलिए ये दोनों के दोनों क्रेडिट इन नेचर होते हैं। मैं एक और बार फिर से बोल देता हूँ, एसेट्स डेबिट साइड में लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, एसेट्स रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के, और अकाउंटिंग में रिसोर्सेज को डेबिट साइड पर रिप्रेजेंट करा जाता है और इक्विटी और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पे रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक, इसमें एसेट्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं कंपनी के, उनको डेबिट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्विटी और लायबिलिटी जो कि हमारे सोर्स ऑफ फंड है, कंपनी में पैसा आया कहाँ से, कुछ भी आया कहाँ से, वो हम क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग में। ठीक, आप इतना समझ गए होंगे। और एक आपका ये इक्विटी और कैपिटल का डाउट रहेगा था कि मैंने दोनों को ऐसे क्यों लिख दिया साथ में। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, ये रेसिडुअल क्लेम और फिक्स्ड क्लेम का चक्कर क्या है, आप समझ आओगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इक्विटी वालों ने पैसा लगाया कंपनी में 40,000। इक्विटी वाले होते कौन है भाई, शेयर होल्डर्स होते हैं। और कंपनी पे जिनका कुछ भी क्लेम है, मान लो 5% का क्लेम है, 10%, किसी बंदे पे 7% का क्लेम है, ये सारे के सारा ये इक्विटी वाले बंदे हैं सारे के सारे, इनका कुछ ना कुछ कंपनी में हिस्सेदारी है। यही है इक्विटी वाले बंदे। 40,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, मान लो 3 बंदों ने 40,000 रुपये कंपनी में लगाए हैं। ठीक है, लायबिलिटी वालों से बंदे ने पैसा, कंपनी ने पैसा उठाया है 60,000 रुपये, ये इक्विटी वालों से पैसा उठा लिया। अब मान लो कल को ना, ये तो हमारी देखो फिक्स लायबिलिटी है, ये आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो भाई कंपनी पे हो जाएगा केस। फिक्स लायबिलिटी है, नहीं तो कंपनी पे हो जाएगा केस। नो केस, इसमें कुछ नहीं होने वाला। 40,000 रुपये, ऑनर्स जो होते हैं ना, ऑनर का फंड बहुत रिस्की होते हैं कंपनी में, इनको पैसे कंपनी ना भी दे, कल को डूब जाए, बैंकरप्ट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई केस नहीं होने वाला। इसलिए ये इक्विटी अलग बनाई है इसमें हमने, इस इक्वेशन में। फिक्स लायबिलिटी, जो आपको लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है देना ही पड़ेगा, बैंक से पैसा लिया है आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, आपने डिबेंचर से पैसा लिया आपको देना ही पड़ेगा, जिस मतलब जो देना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो, नहीं तो कंपनी में भाई केस हो जाएगा। ये हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो कंपनी ने 60,000 रुपये चुका दिए, अब क्या बचा, कंपनी के पास 40,000 रुपये बचे। 1 लाख रुपये की मशीन थी ना, बेच दी। 1 लाख रुपए की मशीन 1 लाख रुपए में ही बिक गई मान लो, उसमें से जो 1 लाख रुपए मिले मशीन को बेचने पे, 60,000 रुपये तो दे दिए फिक्स लायबिलिटी के पैसे। अब क्या बचा, कंपनी के पास तो 40,000 रुपये बचा है। बस ये वही पैसा है जिस पे ऑनर्स का क्लेम है, इसको, इसी क्लेम को कहते हैं रेसिडुअल क्लेम। सबका जो था ना लायबिलिटी कंपनी ने जो चुका दी, और कंपनी के पास जो बचा, इक्विटी वालों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए जो अमाउंट बचा,
वही है हमारा रेसिडुअल क्लेम। उसी को कहते हैं इक्विटी वालों का जो क्लेम है कंपनी के, जो बचा है कंपनी के पास, ये कैश जो एसेट बचा है, बस जितने भी क्लेम है यही है। 40,000 का रेसिडुअल क्लेम है शेयर होल्डर्स का कंपनी के रिसोर्सेज पर, क्योंकि एसेट्स मैंने बोला ना, ये सारे के सारे रिसोर्सेज ही हैं, इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये है इसमें फ़र्क। अब हम अभी तक हम पहुँचे नहीं है इक्विटी और कैपिटल क्यों लिखा। अब जो ये तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, ये क्लेम का तो मैंने बता दिया आपको, क्लेम है। अब कैपिटल क्या भाई, यही यही सब तो है। कैपिटल मतलब ऑनर का क्लेम ऑन एसेट्स। कैपिटल का मतलब क्या है, ऑनर का क्लेम ऑन एसेट्स रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब बिजनेस के एसेट्स में से जो हिस्सा ऑनर का है। अब मान लेते हैं, अब अगर बिजनेस इनकम कमाता है तो ये पैसा किसका हुआ, ऑनर का हुआ ना। मतलब कैपिटल बढ़ गया, और कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, इसलिए इनकम में भी, इनकम भी क्रेडिट नेचर की होती है। ये ऊपर जो बचे थे ना नेचर के बैलेंसेस, वही सब है। यहाँ पे ये क्या हो गया, एक क्लेम हो गया ना, ये 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 कैपिटल लिख दो आप, इसको इक्विटी लिख दो, बात वही है, ये क्लेम ही हो गया ऑनर्स का। मान लो मैंने अभी बोला आपको प्रॉफिट बढ़ा कंपनी में, तो प्रॉफिट अगर बढ़ गया, ऑनर का क्लेम बढ़ गया, क्योंकि वो ऑनर का पैसा है, वो इंक्रीज हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गई। ऑनर ने जो पैसा कंपनी में लगाया था ना, उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हो गई भाई, और इक्विटी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि बात तो सेम है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इक्विटी वालों का पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, ऑनर्स का पैसा है। ये क्या है, इक्विटी। मैं बोल रहा हूँ ना, इक्विटी वालों का पैसा है। क्या है इक्विटी वाले, ये शेयर होल्डर्स हैं, या इसको ये भी कह दो ये ऑनर्स हैं। ऑनर्स का ही तो कैपिटल लगी है। इन तो इनकम जब होती है कंपनी की, तब क्या होता है, इनकम से कैपिटल इंक्रीज होती है। कैपिटल जिस पे ऑनर का क्लेम है ना, ऑनर्स का पैसा, वो इंक्रीज होता है। तो जब वो इंक्रीज होगा तो इनकम क्या होती है, हमारी क्रेडिट नेचर की हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसी ये इक्वेशन तो आपने समझ ली। ठीक, मैंने पूरा बता दिया इसका, इसकी नेचर भी बता दी मैंने, एसेट की क्यों होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन रिसोर्सेज की, हमारी जो एसेट्स हैं हमारे, वो डेबिट साइड करते हैं हम, और इक्विटी और लायबिलिटी की क्रेडिट साइड। और मैंने इस इक्वेशन के थ्रू आपको समझा दिया ये इक्वेशन बैलेंस भी क्यों होती है, सोर्स ऑफ फंड्स भी बता दिए और यूटिलाइज यूज़ ऑफ फंड्स भी बता दिए। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, तभी तो ये क्रेडिट साइड आ रही है, क्रेडिट साइड आ रही है, डेबिट साइड आ रही है, हो गया, नेचर हो गया इसका, बस ख़त्म। याद करने की ज़रूरत ही नहीं, कंसेप्चुअली आपने सब समझा ना। अब हम चलते हैं दूसरी वाली पे, जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली। हमने क्या कर लिया, एसेट डेबिट नेचर का क्यों होता है पता लग गया हमको। इस इक्वेशन, ये जो तीनों मिलके इक्वेशन बना रहे हैं, उसका मतलब भी पता लग गया। ऐसे ही आपको पता लग गया है अब कि नेचर क्रेडिट क्यों है, डेबिट क्यों है। ठीक है, आप समझ गए। अब ये वाला पोर्शन करना है हमको। इनकम और एक्सपेंस भी आता है जनरल एंट्रीज में, जो हमको बहुत काम आएगा लिखने में, कि लिखनी कैसे है। एक्सपेंस होगा तो उसको डेबिट साइड पे लिखना है, इनकम होगी तो क्रेडिट साइड पे लिखनी है। कोई पैसा है, कैसे पता लगेगा जनरल एंट्री में। तो अब मैं आपको कैपिटल और इक्विटी का, जैसे हम मैंने आपको बता दिया कि शेयर होल्डर्स का क्लेम होता है, दो क्लेम्स होते हैं इस इक्वेशन में। अब यहाँ देखो आप, जब कंपनी में इनकम बढ़ रही है तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। पैसा किसका है, ऑनर्स का ही तो है, तो ऑनर्स का क्लेम बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई, ऑनर का क्लेम भी बढ़ गया। ठीक है, इक्विटी वाले पोर्शन में। और कैपिटल क्या होती है, अभी हमने पढ़ा ना, कैपिटल जो होती है वो होती है क्रेडिट नेचर की। हो गई कैपिटल क्रेडिट नेचर की। तो जब ये बढ़ रही है ना, कैपिटल बढ़ रही है ना आपकी इनकम की वजह से, तो इनकम को भी हम क्रेडिट नेचर कहेंगे, इनकम को भी हम क्रेडिट नेचर कहेंगे। और दूसरे केस में क्या होगा, जहाँ पे ये एक्सपेंस वाला पोर्शन है, अगर मान लो कंपनी के पास ऑनर का क्लेम जो है 1 लाख रुपए है, ठीक है, कैपिटल ऑनर की, तो जितने भी ऑनर्स हैं, बहुत सारे ऑनर्स हो सकते हैं, तो मान लो 30,000 रुपये सैलरी दे दी हमने,
ठीक, अब कितनी बच गई, 70,000 रुपये बच गया हमारे पास कैपिटल ऑन कंपनी में। तो भाई एक्सपेंस की वजह से ये जो 30,000 हमने सैलरी में दिया, जो एक्सपेंस, अरे क्या हो गया ये, जो एक्सपेंस हमने सैलरी में दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, कैपिटल ही रिड्यूस हो गई भाई। तो एक्सपेंस ये कर रहा है, कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। तो इसकी जो नेचर है ना एक्सपेंस की, वो होगी डेबिट नेचर, क्योंकि इनकम जो थी वो कैपिटल को इंक्रीज कर रही थी। कैपिटल का जो नेचर होती है, क्रेडिट नेचर होती है, तो वो उसको बढ़ा रही थी, इसलिए इनकम क्रेडिट नेचर की है। और एक्सपेंस उल्टा कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट नेचर कहेंगे एक्सपेंस की। ये जो चीज़ है ना, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगी। ठीक, अभी जो इंपॉर्टेंट था प्रिसाइजली मैंने आपको समझा दिया है। एक्सपेंस इनकम से उल्टा कर रहा था, तो इसकी डेबिट नेचर है। इनकम कैपिटल को बढ़ा ही रही थी, कैपिटल की भी क्रेडिट नेचर होती है, तो इनकम की हो जाती है क्रेडिट नेचर। एक्सपेंस जो कर रहा है कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेबिट नेचर। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब क्वेश्चंस वाला पोर्शन करते हैं, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। तो आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं फ़िलहाल, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो जाए स्क्रीन पे। तो देखो, हम समझते हैं कि होता क्या, सिनेरियो क्या बोलता है, देखते हैं। पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, ऑनर्स इन्वेस्टेड कैश। अब मैंने आपको क्या बताया, ऑनर ने जब इन्वेस्ट किया कैश, कंपनी में ही आया ना, कंपनी में कैश बढ़ गया और कैपिटल भी तो बढ़ेगी। जो ऑनर्स का मैंने इक्वेशन में आपको बताया, देखो कैपिटल का कहाँ से आ गया इसमें तीड़म, जो मैंने आपको इस इक्वेशन में बताया ना, यहाँ पे इस इक्वेशन में बताया, यहाँ पे ये इक्विटी और कैपिटल वाली। जब इक्विटी वालों ने या ऑनर्स ने, जो हमारे हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्या होता है ना, कैपिटल बढ़ती है। और कैपिटल भाई होती क्या है, ऑनर्स का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, ऐसे बोलोगे उसको नहीं। ऑनर्स का जो क्लेम होता है, रेसिडुअल क्लेम होता है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक तरह से। और वो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ना ये लायबिलिटी वाला पोर्शन आ जाता है यहाँ पे। भाई इनका सबका पैसा जो दिया सब दे दिया, जो बचा ना उस पे जो ऑनर्स का क्लेम होता है, उसी को आप कहोगे कि रेसिडुअल क्लेम है, और यही क्लेम कर सकते हैं वो इक्विटी वाले। तो यही है इसमें। और इसमें ये मत समझ लेना, अगर मैं कह रहा हूँ कि पैसा जो इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्लेम, रेसिडुअल क्लेम होता है सिर्फ पैसा नहीं, एसेट्स, टोटल रिसोर्सेज। मान लेते हैं कंपनी में ऑनर्स ने 50,000 इन्वेस्ट किए। अब कोई सैलरी दे दी, लायबिलिटी का पैसा था, सब दे दिए। मान लो कंपनी के पास अब रह जाते हैं 20,000 रुपये ओनली। अब ये सिर्फ मैं कहूँ ना, अधूरी स्टेटमेंट है। मुझे यहाँ पे देखो कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप गलती भी देखना। हम मुझे कहना है 50,000 रुपये जितने भी हैं, ये टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास। अब सिर्फ इसको कैश से डिनोट करना ना गलत होगा, मशीन भी तो होती है, बिल्डिंग भी तो होती है। अब हमने सबको सब दे दिया, मान लो 30,000 रुपये का दे दिया, चलो सैलरी ही मान लो आप दे दिया, कैश दे दिया। अब टोटल एसेट्स कंपनी के पास कितने बचे, 20,000 में भाई बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकती है, कैश हो सकता है, सब। ये जो 20,000 रुपये बचे ना, इस पे ऑनर्स का क्लेम है, मतलब ये रेसिडुअल क्लेम हो गया, इतने पे ही हक है उनका ऑनर्स का, यही हमारी कैपिटल है इस टाइम, यही हमारी कैपिटल है। तो कैपिटल को ना ऐसे बताना, ये नहीं कि भाई दे दिया इतना पैसा कंपनी में, ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया, अब बाकी एक्सपेंस हटा के जो बचा बस वही कैपिटल है, ऐसा नहीं होता। टोटल एसेट्स पे ही ली जाएगी ये चीज़। तो क्या होता है ना, एसेट्स कम हो जाते हैं एक्सपेंस होने से। यहाँ पे देखना, एसेट्स कम हो जाते हैं एक्सपेंस होने से। एक अब लायबिलिटी भी किसी की थी, चुका दी हमने, ठीक है। तो इसमें ना आप एग्जांपल ले लो, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। 50,000 के मान लो ये एसेट्स हैं कंपनी के पास, ठीक, और ये बराबर होंगे, मान लो लायबिलिटी ज़ीरो है, किसी का कोई पैसा नहीं दे रहा, तो इक्विटी भी 50,000 होगी। तो जितना टोटल क्लेम है शेयर होल्डर्स का, ऑनर्स का, कंपनी की कैपिटल पे, वो होगा इक्वल एसेट्स के। अब अगर एसेट्स रिड्यूस हो गए, मान लो 30,000 के रह गए एसेट्स हमारे पास, ठीक है, लायबिलिटीज़ दे दी 20,000 की, तो इक्विटी वालों के पास बचा था ना 30,000 बचा, तभी तो ये इक्वेशन बैलेंस हुई। 30,000 इज़
इक्वल टू 30,000 प्लस 20,000 हो गया ना। ये हमेशा इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो जब सबका पैसा दे दिया, कैपिटल 30,000 बची, टोटल क्लेम ऑनर्स का 30,000 पे ही है, और वो 30,000 क्या है, कंपनी के एसेट्स। तो यही चीज़ है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसकी थोड़ी शॉर्ट वीडियो भी बता दूंगा मैं कैपिटल में, अगर लोग कंफ्यूज होते हैं समझने में कि कैपिटल होती क्या है। सिर्फ इन्वेस्टेड पैसा नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। अब ये आपका ना उसमें इक्वेशन में काम आने वाला है ये, तभी नहीं तो लोग ना रट्टा मार लेते हैं कैश और कैपिटल का, नहीं ऐसा नहीं चलना है। अब ऑनर ने इन्वेस्ट किया कैश, कितना इन्वेस्ट किया भाई, 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, कैश बढ़ गया कंपनी में, ठीक। ऑनर्स का क्लेम भी बढ़ गया कंपनी में भाई, जो मैंने इतना लंबा ये बताया ना आपको। अब जब कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है ना, कैश एक एसेट है, जब कंपनी में एसेट बढ़ गया तो टोटल क्लेम किस पे होता है ऑनर्स का, एसेट्स, टोटल रिसोर्सेज जो कि एसेट्स होते हैं उसी पे होता है ना, जो बचा सबको दे के, एक्सपेंस लायबिलिटीज जो भी थी। तो क्या हो गया, जब एसेट ही बढ़ गया कंपनी में कैश के रूप में, तो ऑनर्स का क्लेम भी बढ़ गया 50,000। ये क्लेम भी बढ़ गया 50,000। ये हुआ यहाँ पे जब ऑनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो समरी क्या होगी इसकी, जब ऑनर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया, कैश तो बड़ा ही बड़ा भाई, इक्वेशन के हिसाब से ऑनर्स का क्लेम भी बढ़ा उस पर। अब मैंने आपको क्या बताया मॉडर्न अप्रोच से, ये जनरल एंट्री ऐसे ही क्यों लिखी है कि कैश आ गया डेबिट साइड में, कैपिटल आ गया क्रेडिट साइड में। थोड़ा पहले समझना था ना कि हुआ क्या, कंपनी में कैश इन्वेस्ट करने से कैपिटल बढ़ गई और ऑनर का क्लेम भी बढ़ गया, वो हम समझ गए। अब उसके आगे हम जनरल एंट्री लिखेंगे कैसे, अब वो देखो। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, ये कहाँ गया, मैंने आपको बताया ना एसेट जो होते हैं वो होता है डेबिट नेचर के, कैपिटल क्या है, क्रेडिट नेचर की। यही दोनों यूज़ हो रहे हैं बस यहाँ पे, और कुछ मत करना अभी, औरों को मत देखो। कैश आया, कैश आया, कैश क्या है, एक एसेट है ना, कैश, कैश एक एसेट है। कैश एक एसेट है, ये बढ़ गया कंपनी में हमारी, वो। और एसेट की क्या नेचर होती है, डेबिट नेचर। वो आई कैसे, मैंने आपको बताया ना इस इक्वेशन से। अकाउंटिंग में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एसेट्स को हम डेबिट साइड शो करते हैं, यही रीज़न था उसका, डेबिट नेचर होने का एसेट का, ठीक। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल आपकी ये क्रेडिट नेचर है कैपिटल। वो भी मैंने आपको क्यों बताई कि क्रेडिट नेचर क्यों होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं वो हम क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग में, इसलिए क्रेडिट नेचर की होती है कैपिटल। इक्विटी एक ही बात है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों देख लिए, याद रखना, एसेट डेबिट नेचर, कैपिटल क्रेडिट नेचर। क्यों होती है मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैश आया कंपनी में, ठीक है, डेबिट नेचर हो रही है ना कैश की, डेबिट नेचर। अब कैश आया, अगर हमको, अब ये एक और नई चीज़ बता रहा हूँ, इसको याद रखना। अब मान लो कैश होता है डेबिट नेचर का, अगर इसको बढ़ाना है तो हमको डेबिट करना पड़ेगा कैश। अब इस केस में 50,000 कंपनी में आए तो वो बढ़ रहा है, अगर इस डेबिट बैलेंस को रिड्यूस करना है तो हमको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा इसको रिड्यूस करने के लिए। डेबिट नेचर तो है ही भाई कैश की, अगर हमको सिंक्रोनाइज करना है, इनको बढ़ाना है, कैश कंपनी में आया 50,000 रुपीज़ कैश बढ़ा, तो हमको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा इसको ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट 50,000। अगर जा रहा होता कैश कंपनी से बाहर जा रहा होता तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते। तो मैं यहाँ पे एंट्री बताता हूँ आपको, देखो अब कैश बढ़ रहा है कंपनी में, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, ये बढ़ गया, डेबिट नेचर थी ना इसकी कैश की, इसलिए डेबिट साइड लिखा हमने। अब यहीं पे अगर आप ये मान लो कैश कंपनी से बाहर जा रहा होता, मान लो सैलरी दे दी, सैलरी दे दी, तो इसको ना टू कैश अकाउंट लिखते 50,000। हमने रिवर्स कर दिया, ये डिनोट कर रहा है कैश कंपनी से बाहर गया, क्रेडिट साइड लिख दिया। डेबिट बैलेंस को अगर हमको रिड्यूस करना है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। डेबिट नेचर का अगर हमारे पास एसेट है और कंपनी में भी कैश बढ़ रहा है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए। हर केस में यही होगा। अब मान लो यहाँ पे कैपिटल जैसे हमारी है, कैपिटल भी तो बढ़ रही है, कैपिटल की जो नेचर होती है, कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट।
अगर कैपिटल क्रेडिट नेचर का है और ये बढ़ रही है तो इसको क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। अगर कैपिटल कंपनी से बाहर जा रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इसी को हम डेबिट साइड लिख देंगे। जैसे यहाँ पे है ना, इसको ये जो टू कैपिटल यहाँ लिखा है ना, इसको हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसको लिख देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 लिख देंगे इसको। अभी जो क्रेडिट साइड में है यही है पूरा। आपको नेचर पता होना चाहिए और हो क्या रहा है कंपनी में। अब जैसे इनकम है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, इनकम बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। इनकम रिड्यूस होगी तो उसको डेबिट साइड शिफ्ट कर देंगे। बस इतना सा है, इसमें पूरा का पूरा गेम ही यही है। ये नोट कर लेना अगर आप करना चाहो। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लेना, आप इजली समझ जाओगे सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देखो। और यहाँ पे भी देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है ना कैश, जो कि एक एसेट है। एसेट का नीचे डेबिट होता है। कैश कंपनी में आया तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। कैपिटल भी कंपनी में बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, और यही चीज़ अगर किसी ने ओल्ड अप्रोच वाली वीडियो देखी हो, अगर आप उससे सोचना चाहें जर्नल एंट्री लिखने के लिए, कैश क्या एक एसेट, एसेट किससे एसोसिएटेड है? रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट क्या है? एसेट का बढ़ना घटना, इसको रिप्रेजेंट करता है। कैश कंपनी में आया तो रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हमने इसको कैश को डेबिट साइड लिख दिया। तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक, और कैपिटल क्या है? कैपिटल एक पर्सन से एसोसिएटेड है। मैंने और पर्सन से जो एसोसिएटेड होते हैं उसमें पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसलिए गिवर कौन है? हमारा बंदा, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा है। देखो हो गया दोनों। कोई भी आप लगाओ, मॉडर्न अप्रोच लगाओ, ओल्ड अप्रोच लगाओ, बहुत ईजी है, हो जाता है। दोनों कर लेना भाई, कहीं भूल जाओ कुछ तो एक तो काम आए। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है भाई? कंपनी ने सैलरी पे की है भाई। अब तुमने सैलरी पे की है, पैसा गया कंपनी से, तभी तो सैलरी पे की होगी। सैलरी क्या है भाई? एक एक्सपेंस है पे करना, और कैश चला गया। कैश चला गया और एक एक्सपेंस है। ये देखो, ये देखो एक्सपेंस, एक्सपेंस लग रहा है ना। सैलरी दी, एक्सपेंस हुआ कंपनी का, और कैश भी चला गया। कैश क्या है? देखो एक एसेट है, ये भी चला गया। अब मैंने देखो आपको क्या बताया था, इसमें देखते हैं नीचे। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट नेचर। एसेट भी होता है डेबिट नेचर। पर हमको क्या, आप देखो चीज़ देखनी है इसमें। इसमें एक चीज़ है, सैलरी आप दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस वाला लगेगा। सीन सिनेरियो वो बन रहा है। एक्सपेंस क्या होता है आपका? डेबिट इन नेचर होता है। तो सैलरी एक एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सैलरी अकाउंट डेबिट। 5,000 रुपीज़ सैलरी दी ना किसी को, तो 5,000। क्यों लिखा हमने? एक्सपेंस डेबिट नेचर है। मैंने आपको बताया क्यों है वो डेबिट नेचर, क्योंकि वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। इनकम जैसे इंक्रीज करती है कैपिटल को, जो कैपिटल हमारी क्रेडिट नेचर की होती है, तो इसलिए इनकम का भी नेचर क्रेडिट होता है। एक्सपेंस ना उससे उल्टा करता है, इसलिए उसका नेचर होता है डेबिट। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस की जनरल एंट्री ये कर दी सैलरी की। अब कैश भी तो गया भाई, एसेट भी तो रिड्यूस हुआ हमारा। एसेट, एसेट किसका होता है? एसेट जो होता है हमारा डेबिट नेचर का होता है। अब अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो हमको इसको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैश जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिनोट भी किया एक्सपेंस जो डेबिट नेचर। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ रहा है और कैश जो है कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। अब तो यहाँ पे टू कैश आएगा। तो यहाँ पे टू कैश आएगा। टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। अगर यहीं पे कैश बढ़ रहा होता तो उसको हम डेबिट साइड लिखते, क्योंकि एसेट हमारा जो कैश है, जो एसेट है, और एसेट का डेबिट नेचर होता है। अगर उसको बढ़ाना है हमको तो डेबिट साइड लिखेंगे कोई भी चीज़, अगर घटाना है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। यही है पूरा का पूरा सब कुछ। और अगर इसको हम भी ओल्ड अप्रोच से देखें, अगर इसको हम ओल्ड अप्रोच से देखें, अगर इसको हम सैलरी पे करना, तो सैलरी क्या कर रही है?
नॉमिनल रूल लगेगा इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। नॉमिनल रूल कहाँ गया, यहाँ पे होगा, ये देखो नॉमिनल रूल लगेगा इसमें, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एक्सपेंस हो गया ना हमारा, हम उसको डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डेबिट ही तो कर रहे हैं, ये देखो डेबिट ही तो किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या हो गया, एसेट हो गया रिड्यूस, और ये इसमें रियल अकाउंट लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा बाहर चला गया, एसेट की बात हो रही है बढ़ने घटने की, तो इसको क्रेडिट साइड लिखा है, इसलिए हमने कैश को, देखो लगा ना ओल्ड अप्रोच का रूल लग गया यहाँ पे। तो दोनों उससे कर सकते हो आप इसको। पर्सनल अकाउंट कहाँ लगता है, पर्सन के केस में जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पर्सन से एसोसिएटेड होती हैं चीज़ें, तो आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें पैसे का पर्सनल अकाउंट में आने आने जाने की बात होती है, किसने दिया किसने लिया, इसमें बढ़ना घटना, याद रखना इस चीज़ को। क्रिस्प एंड टू द पॉइंट बताया है, ऐसे मत करना कि 10 सेकंड में बता दिया तो कुछ वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, नहीं गलत हो गया आप फिर। अब हम तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं, जनरल एंट्रीज लिखते कैसे। और जनरल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, मैंने ओल्ड वाले मेथड में सब डिटेल में बताया है शुरुआत में, आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, आपको सब इजीली समझ आएगा, और उसमें एग्जांपल भी दिखाए हैं। अभी उसके भी एग्जांपल देख लेंगे हम, ओल्ड अप्रोच से तो हमने किए थे, वही ले लेंगे न्यू अप्रोच के मेथड से भी, ताकि आपको ईजी हो जाए सब कुछ। और यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देखते हैं अब हम। देखो तीसरा एग्जांपल, यहाँ पहुँच गए हम। अब सेल्स रिसीव्ड इन कैश। अब हमारे पास क्या हुआ ना, कैश आया कंपनी में, कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, डेबिट नेचर का होता है। अगर आया बड़ा है ना हमारे पास कैश, तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट नेचर वाले को बढ़ाना है तो डेबिट साइड, अगर इसी को रिड्यूस करना होता तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक। अब कैश आया, हमने कुछ सेल करी तो इनकम हुई है हमारी, ठीक है, कैश तो आया और इनकम भी हुई हमारी। इनकम की नेचर क्या होती है, क्रेडिट नेचर का होता है इनकम, मैंने आपको पूरा बताया, ये यहाँ पे क्रेडिट नेचर का होगा इनकम, ये क्रेडिट नेचर का है। अब इनकम हुई ना, ये तो बढ़ ही रही है भाई, तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे इसको, इसलिए इसकी क्या बन जाएगी इक्वेशन, इसकी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000। कैश बढ़ गया, कैश का नेचर होता है डेबिट नेचर, इसको बढ़ाना है तो डेबिट साइड ही लिखा जाएगा, ठीक है, इसका नेचर होता है डेबिट नेचर। और हमने की सेल इनकम हुई हमारी, सेल का क्या होता है नेचर, क्रेडिट नेचर होता है, सेल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड ही आएगी, किसी चीज़ को बढ़ाना है तो ये भी ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी। इनकम हुई, क्रेडिट बैलेंस है बड़ी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैश बढ़ा उसका डेबिट नेचर होता है, वो बढ़ी गया है तो डेबिट साइड ही आएगा। अगर इनकम रिड्यूस हो रही होती तो उसको डेबिट साइड लिख देते, कैश रिड्यूस हो रहा होता तो उसको क्रेडिट साइड लिख देते, उसका अपोजिट। ये तीन एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब ऐसा करते हैं ना, हम ओल्ड अप्रोच वाले एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, जो हमने पहले करे थे। मैं यहाँ पे इसको सब इरेज कर देता हूँ ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए आपकी, आपको समझ आ रहा हो उम्मीद करता हूँ मैं। अरे कहाँ गया, मिरेकल मिरेकल हो गया यहाँ पे तो सब कुछ, चलो इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट लगाया था ना ओल्ड अप्रोच से, वो आप ओल्ड वीडियो में देख सकते हो। मॉडर्न अप्रोच में क्या भाई, राम को 5,000 रुपये कैश दे दिया, हमारे यहाँ से तो कैश चला गया, मैंने कैश का क्या बोला, कैश का जो होता है डेबिट बैलेंस होता है, अगर ये बढ़ रहा हो तो डेबिट साइड इसको लिखेंगे, ठीक। अगर ये घट रहा हो कैश, अगर रिड्यूस हो रहा हो तो इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है, ये आगे क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राम को 5,000 कैश दिया भाई, रिड्यूस हो रहा है कंपनी से कैश, तो इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैश को इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे रियल अकाउंट यूज़र है ओल्ड अप्रोच से कैश वाले मेथड में, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है टू कैश अकाउंट 5,000, इसको क्रेडिट साइड लिख दिया हमने, क्योंकि कंपनी से जा रहा था पैसा का पैसा सारा। और राम को पैसा मिला, राम का क्या है ना, कैश बढ़ गया,
उसकी एसेट साइड इंक्रीज होगी, जो कि डेबिट इन नेचर है। एसेट साइड वो बढ़ रही है तो हमको डेबिट में ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए राम डेबिट साइड आया भाई। अब इसमें इसलिए हमने राम अकाउंट डेबिट 5000 क्यों किया, हमने इसलिए किया राम के अकाउंट्स में कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैश क्या है, एक एसेट है, और एसेट का नेचर होता है डेबिट नेचर, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड लिखा। हमारे अकाउंट से कैश गया तो हम टू कैश लिखेंगे, हमको अपोजिट करना पड़ेगा। डेबिट इन नेचर होता है जो हमारा एसेट, उसको रिड्यूस करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हमने ये कम कर दिया, क्योंकि हमारी साइड से जो कैश था वो हो रहा है रिड्यूस। और एसेट का क्या नेचर होता है, डेबिट। अगर इसको बढ़ाना है तो डेबिट साइड लिखना है, अगर इसको घटाना है तो क्रेडिट साइड लिखना है। ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच से। पहला एग्जांपल हमने कर लिया मॉडर्न अप्रोच से, ये वाला। और अगर ओल्ड अप्रोच से देखें, राम इज एसोसिएटेड विद पर्सनल अकाउंट, पर्सन की बात हो रही है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राम इस केस में क्या है, राम इस केस में रिसीवर है, इसलिए हमने उसको ओल्ड अप्रोच के हिसाब से अगर एंट्री लिखनी होगी, डेबिट कर देंगे रिसीवर को और क्रेडिट कर देंगे गिवर को। हम पैसा दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे पर्सनल अकाउंट नहीं लगेगा हमारे केस में, हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है तो रियल अकाउंट लगेगा, हमारा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, यहाँ पे रियल अकाउंट लगेगा, हमारा एसेट कम हो रहा है, राम एक पर्सन से एसोसिएटेड है तो डेबिट द रिसीवर करेंगे। मैंने एक थोड़ा ग्लिम्स दे दिया आपको पुरानी वीडियो का, तो उसको पैसा मिला है तो लेना देना पर्सनल अकाउंट से एसोसिएटेड है, पर्सन उससे एसोसिएटेड है, रियल अकाउंट से सिर्फ एसेट का बढ़ना घटना एसोसिएटेड है, बढ़ना घटना। तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं मेरी, ओल्ड अप्रोच से भी करना चाहते हैं अगर। चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है नहीं तो आपको दिखेगा कैसे। तो थोड़े बहुत एग्जांपल हम कर लेते हैं यार, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ये बहुत सारे के सारे अगर करेंगे तो। मेन करते हैं, क्या पता सारे ही कर ले, कुछ पता थोड़ा ना होता है। ठीक है, तो कैश से फर्नीचर खरीदा 10,000, कंपनी ने कैश देकर फर्नीचर खरीदा। कैश क्या है भाई, कैश मेरा एक एसेट है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। अब ये रिड्यूस हो गया भाई, मैंने पैसे दे के फर्नीचर खरीदा तो टू कैश आएगा। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है तो टू कैश, कितने का 10,000 खरीदा ना, तो ये हमारी एक एंट्री सीधा कैश गया। अब फर्नीचर आया भाई, मेरी कंपनी में फर्नीचर आ गया, एक और एसेट था वो बढ़ गया, फर्नीचर इज ऑल्सो एन एसेट लाइक एन मशीन, तो फर्नीचर बढ़ गया मेरा। अब भाई वो भी तो एक एसेट ही है फर्नीचर, जब वो बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा मेरे को। कैश कम हो रहा था तो उसको क्रेडिट साइड लिख रहे थे अगर एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे फर्नीचर जो है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 आपका डेबिट साइड आएगा। एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। और ओल्ड अप्रोच के हिसाब से रियल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन कर दिया मैंने उसको, डेबिट जो मेरे पास आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कर दिया उसको, क्रेडिट जो बाहर जा रहा है। लो हो गया आपका सेकंड एंट्री भी। भाई इतना आसान है ये, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब दोनों मेथड से कर लोगे, मज़ा आता है जब सब कुछ आता है ना आपको, दिमाग में ये नहीं रहता मैंने वो छोड़ दिया, नंबर के लिए नहीं किया, मैंने जिया है उसको, अकाउंट्स को। आप कर सकते हो ऐसे। ठीक, तीसरा एग्जांपल भाई, कैश सेल की, मैंने सेल की, कोई चीज़ बेच दी, मेरी कंपनी में कैश आ गया भाई, कोई चीज़ मैंने सेल करी, ठीक है, कैश आया मेरी कंपनी के अंदर, एसेट है ना कैश, डेबिट इन नेचर भाई। तो अगर एसेट डेबिट इन नेचर है, उसको बढ़ाना है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं हम, तो क्या हो जाएगी, पहले ऊपर कैश अकाउंट डेबिट 8,000 बढ़ गया ना, सेल हुई भाई, इनकम हुई कंपनी की, कुछ सेल की हमने। इनकम क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है आपका इनकम, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा ना अगर उसको बढ़ाना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट 8,000। ठीक, यहाँ पे ना मैंने नीचे ना ओल्ड अप्रोच वाले लिखे हैं, ये इसको इग्नोर करना अगर आप मॉडर्न पे ही शिफ्ट करना चाहते हो।
पर आपको ये भी ज़रूरी है, अब कैश क्या है, एसेट से एसोसिएटेड है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कहता है, यही कहता है ना रियल अकाउंट, यही है आपका। और यहाँ पे नॉमिनल लगेगा, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, गेन्स और इनकम में भी डिफरेंस बताया मैंने आपको पुरानी वीडियो में। तो ऐसे पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। थर्ड हो गया ख़त्म, थर्ड हमने ख़त्म कर लिया एग्जाम्पल। चलो हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं तुरंत, बिना किसी देरी के। भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो, देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट, कमेंट भी करो, कोई डाउट हो पूछा करो यार, सही रहेगा। तो शाम से 7,000 रुपये उधार लिए मैंने, शाम से 7,000 रुपये उधार ले लिए भाई। अब मेरा एसेट इंक्रीज़ हो गया, एसेट एक फिर से डेबिट नेचर, वही इंक्रीज़ करना तो डेबिट साइड में आएगा, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट ये आ गया 7,000 डेबिट साइड, इसलिए मैंने इसको लिखा, ठीक। और उधार पे लिए, क्रेडिट पे लिए हैं, यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई लाइबिलिटी, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था उसका। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने आपको इक्वेशन से भी समझाया ना, मैंने आपको इक्वेशन से समझाया ना, ये देखो यहाँ पे है ना लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी, कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस, ये आ गया क्रेडिट बैलेंस। अब इसको बढ़ाना है, ये लाइबिलिटी है मेरी, लाइबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे, किसी को भाई पैसा वापस करना है, मेरी लाइबिलिटी तो बढ़ गई ना। ये तो देखो पहली एंट्री तो आपने कर दी, शाम से 7,000 रुपये उधार लेके अपना कैश बढ़ा लिया, ऐसा डेबिट इन नेचर होगा तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे। अब भाई शाम से क्रेडिट पे पैसा लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, मेरे को उसको पैसे देने हैं फ्यूचर में, लाइबिलिटी बढ़ना, क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी इन नेचर, उसका बढ़ना, उसको बढ़ना है तो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो टू श्याम आएगा यहाँ पे, टू श्याम अकाउंट 7,000, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है और ये एक एसेट है। इसको बढ़ाना डेबिट साइड लिखेंगे, इसको बढ़ाना तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये है फोर्थ क्वेश्चन का, ये है, इसमें आइडेंटिफाई कर लिया ना हमने, हमको ये आइडेंटिफाई करना था, इसमें हमारे पास कैश बढ़ रहा है भाई, उधारी पे लिया है तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी यहाँ पे उधार पे, जब आप पैसा लेते हो आपको फ्यूचर में रीपे करना पड़ेगा उसको, ठीक। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लगाया। और ओल्ड अप्रोच से लगाओगे तो कैश इज़ एसोसिएटेड विद रियल अकाउंट, एसेट से, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया इसको, सॉरी डेबिट साइड लिख दिया कैश को, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है। और श्याम एक पर्सन से रिलेटेड है, उसने हमको पैसे दिए तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर हो गया। चलो ये भी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, समझ आना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। फिर इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी वो जो मैंने आपको बताई, लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता होता। चलो ये हो गया, अरे है ये पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, मोहन से 12,000 का माल उधार लिया, देखो फिर से उधारी पे ले लिया भाई, लाइबिलिटी 12,000 देने हैं, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ानी, लाइबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे हम। जब माल उससे उधार ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया उधार पे, तो एसेट हमारा इंक्रीज़ होगा, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो उसको बढ़ाना है तो डेबिट साइड लिखेंगे। अब इसमें ना एक और चीज़ है, मैं फिर बताता हूँ आपको, यहाँ पे ना जब माल उधार लिया, माल में क्या लिया नहीं पता, नहीं पता, जब आपको स्पेसिफिक मेंशन ही नहीं है क्या लिया, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं परचेजेस, परचेजेस लिख दो हमने, इससे पता लग जाएगा कोई रॉ मटेरियल या कुछ भी एसेट कंपनी में आया है, केमिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 12,000 का ले लिया हमने, तो एक एसेट है उसको बढ़ाना है, उसका नेचर डेबिट होता है तो डेबिट साइड में आएगा। और मोहन मेरी लाइबिलिटी है, मोहन मेरी लाइबिलिटी है, तो वो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई भाई, लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई तो वो क्रेडिट साइड आएगा 12,000, ठीक, ऐसे होगा। और अगर ओल्ड अकाउंट से आप इसको चलते हो तो नॉमिनल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट लगेगा इसमें, और पर्सनल में क्रेडिट द गिवर। परचेजेस का क्या होता है ना, अब आप इसको ऐसे मत करना कि गलती कर देंगे ओल्ड अप्रोच से कि इसमें ना एसेट वाला रूल लगा दिया, रियल अकाउंट का रूल लगा दिया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है लिखा जाएगा, पर नहीं, इसमें ना नॉमिनल की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको ना, परचेजेस एक एक्सपेंस है, अभी वो रॉ मटेरियल ना बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे हम इसको, फिर पीएनएल में जाएगा, तो डायरेक्टली कुछ मशीन नहीं आ रही है हमारे एज एन एसेट,
कुछ बिल्डिंग नहीं खरीद ली, तो इसमें ना हम इसको ना एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड लॉसेस, वो वाला। रियल अकाउंट का रूल नहीं लगाना है इसमें कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई मशीन वगैरह एसेट, स्पेसिफिक एसेट नहीं आ रहा है ना इसमें। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा एक्सेप्शन होता है ना, केमिस्ट्री में भी कभी आपने अगर पढ़ा एक्सेप्शन ही भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी। तो ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ वाला एग्जांपल हो गया। मैंने आपको परचेजेस का भी बता दिया, कब परचेजेस वर्ड यूज़ करना है, जब वहाँ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि एसेट है क्या, कैश है, मशीन है, उसके केस में हम आपने देखा एंट्रीज में हम लिखते हैं कैश, मशीन, बिल्डिंग। यहाँ पे जब रॉ मटेरियल की बात होगी तो हम नहीं लिख रहे, स्पेसिफिक कुछ शो ही नहीं कर रहे, तो परचेजेस यूज़ करेंगे। और ओल्ड अकाउंट के हिसाब से नॉमिनल लगेगा इसमें अकाउंट का रूल, ना कि एसेट का, क्योंकि यहाँ पे अभी ये आगे रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर पीएनएल बनेगा, फिर बैलेंस शीट। तो भाई ये ना नॉमिनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई होता है इसमें, थोड़ा एक्सेप्शन कर लेना बस। ये हो गया आपका। और ये अब आया हम सैलरी 3,000 पे की। अब थोड़ा जल्दी चलेंगे, हम सैलरी 3,000 पे कर दी भाई हमने। अब सैलरी भाई ये इसमें ये तो भाई एक्सपेंस वाला लगेगा इसमें। एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब ये बढ़ गया, बढ़ी तो रहा है, हम एक्सपेंस कर रहे हैं कुछ, तो ये नेचर इसकी बड़ी, नेचर इसकी क्या होती है, डेबिट, ठीक, एक्सपेंस ही हो रहा है, इसकी नेचर के अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है, तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे इसलिए। तो यहाँ पे लिख दिया हमने सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़। कैश भी गया, कैश एसेट इन नेचर होता है, कैश आपको पता है। अब एसेट है तो वही उसका डेबिट नेचर होता है। कैश गया, बढ़ थोड़ा ना रहा है, गया रिड्यूस हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे इसलिए। अब मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा यहाँ पे। ये हो गया सिक्स्थ वाला एग्जांपल आपका ख़त्म। थोड़ा आप खुद भी समझने की कोशिश करना इसमें। वैसे ही सेवन्थ वाला है, सेवन्थ रेंट क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, और कैश रिड्यूस होगा आपका इसमें। ओ सॉरी, यहाँ पे ना 2,000 रेंट रिसीव हुआ, उल्टा बोल दिया मैंने, रिसीव हुआ कोई। तो अब आपका कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, एसेट डेबिट इन नेचर होता है, अगर उसको बढ़ाना है हमको डेबिट साइड लिखना होगा, तो कैश होगा, यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया आपने। इनकम हुई ना, रेंट एक इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बोला ना मैंने आपको होता है, इसलिए इसको यहाँ क्रेडिट साइड लिखा है, थ्रू रेंट अकाउंट 2,000 रुपीज़। और ओल्ड अप्रोच से कैश को आप रियल अकाउंट का रूल लगाओगे, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेम्स नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो ये सेवन्थ क्वेश्चन भी मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा, इस वाले में ये आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे, एट्थ नाइन्थ, मेरे ख्याल से 10 एग्जाम्पल थे ये। हाँ, अब एट्थ वाला देखो, बैंक से 50,000 का लोन लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ओल्ड उसमें कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था जनरल एंट्रीज के, कि बैंक को आप पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओगे, ना कि रियल अकाउंट का, वो उसमें आप देख लेना। अभी हम मॉडर्न वाले में फोकस करते हैं। तो बैंक से 50,000 रुपये का लोन लिया, अभी कैश बढ़ेगा, जब लोन आएगा कैश बढ़ेगा, पर आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी देने की। तो क्या होगी इसकी एंट्री, जब बैंक से आपने लोन लिया, जब बैंक से आपने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, 50,000 का लोन लिया आपने, तो आपके पास कैश बढ़ गया ना, इसलिए ये इस साइड आया, एसेट बढ़ गया, एसेट इज़ डेबिट इन नेचर, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, पर बैंक को रिपे भी तो करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है। लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे टू बैंक लोन के नाम से लिख दो इसको। टू बैंक लोन का अकाउंट क्या होगा, ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी, तो ये 50,000 से इंक्रीज होगी। लायबिलिटी का क्या होता है, नेचर क्रेडिट नेचर होता है, इसको बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। इतना सा था, ये भी ख़त्म हो गया। ओल्ड अप्रोच से आप पुरानी वीडियो देख सकते हो अगर आपको उससे भी करना है, जौन सा आपको ईजी लगे। तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद नाइन्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड को 15,000 का माल उधार बेचा। हमने उधार बेचा माल किसी को भाई। अब यहाँ पे क्या होता है, मॉडर्न रूल के हिसाब से जब हम किसी को माल बेचते हैं उधारी पे, तो हमारा डेटर इंक्रीज हो जाता है। डेटर इंक्रीज हो जाता है हमारा। डेटर क्या होता है, जिसको ना हमने माल उधार पे दिया है, और क्रेडिटर क्या होता है, जिससे हमने माल उधार पे लिया है। उम्मीद है आपको ये पता होगा। तो इस केस में हम डेटर की बात कर रहे हैं, हमने इसको माल दिया, उधारी पे दिया, ये मेरा क्या है, एक एसेट है, इसको हम कहेंगे मेरा एसेट। फ्यूचर में इससे पैसा आना है ना, ये मेरा एसेट है। जहाँ से भी हमको फ्यूचर से पैसा आना है वो सारे हमारे एसेट हैं, ठीक है। 1 लाइन बता दी मैंने आपको। तो अब हमने किसी कंपनी को 15,000 का माल उधार दिया, मेरा एसेट बढ़ गया, मैंने उसको माल उधार पे दिया,
एसेट क्या होता है? डेबिट बैलेंस। मेरा एसेट बढ़ गया ना, एसेट बढ़ गया भाई, माल उधार पे दिया पर एसेट तो बढ़ गया ना मेरा, एक एसेट ही की तरह ट्रीट करेंगे हम जो माल हमने उसको दिया, फ्यूचर में वहाँ से पैसा आना है हमारे पास, ठीक। तो जब ये बढ़ेगा तो इसको डेबिट साइड तो लिखेंगे हम, एसेट का नेचर डेबिट साइड है, इसको बढ़ाना है तो डेबिट साइड आएगा। और डेटर का नाम आता है, ठीक है, यहाँ पे। अब एक्स वाई जेड को उधार दिया, अगर हमने एक्स वाई जेड को उधार दिया तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15,000। ये मेरा डेबिट डेटर है अभी, उधारी पे माल जिसको मैंने दिया है। अब मैंने उधारी पे किसी को माल दिया तो भाई मेरी सेल हुई है, मेरी इनकम हुई है, ठीक है। तो इनकम क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या है? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेम्स। तो यहाँ पे 2 सेल्स होगा, ये इसकी जनरल एंट्री है। बस यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ये था कि हमने जब माल उधारी पे दिया, हमने हमारा एसेट इंक्रीज़ होता है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा। और यहाँ पे आप एंट्री में भी देख सकते हो, ये आप एंट्री में भी यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डी आर 15,000 टू सेल्स 15,000 मैंने किया है, माल उधारी पे दिया है। जब फ्यूचर में ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा मेरा, जब मेरा वापस, अब जब देखो डेटर रिड्यूस होगा फ्यूचर में, जब पैसा मिल जाएगा तो ये जो मैंने डेटर अभी क्रिएट किया है ना, ये मेरा रिड्यूस होगा, तो ये ना क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ये एंट्री, ये एक्स वाई जेड वाली क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। और जब वो मेरे को पैसा देगा, बैंक से दे या कैश से दे, मान लो कैश से दिया तो कैश लिख देंगे हम ऊपर यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, और यहाँ एक्स वाई जेड जो कंपनी का नाम है 15,000, ये क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक। बैंक से देगा तो बैंक की वही एंट्री कर देंगे हम ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक में हमारा पैसा आया, एसेट इंक्रीज हुआ ना हमारा बैंक में तो। और ओल्ड अकाउंट के हिसाब से जब पर्सनल अकाउंट का हम रूल लगाएंगे इसमें, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। बैंक ने रिसीव किया होगा हमारा पैसा तो उसको डेबिट कर देंगे हम, इसलिए यहाँ पे है ना पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर है, देखो। तो आप दोनों किसी भी उससे कर सकते हो। अब लास्ट वाला जिससे हमने शुरुआत ही की थी मेरे ख्याल से, कैश और कैपिटल का, वो जो बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे ऑनर ने 20,000 का कैश इन्वेस्ट कर दिया भाई, कैपिटल डाल दी कंपनी में। ऑनर का क्लेम इंक्रीज होगा जब कैपिटल इंक्रीज होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी होता है ना। और ये आपके क्या होते हैं? सोर्स ऑफ फंड। और यहाँ क्या होता है? यूज ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ऑनर ने जब 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो ऑनर का 20,000 रुपये पर और अपने एसेट्स पर ही, एसेट्स पर मतलब क्लेम बढ़ गया ऑनर्स का। 20,000 रुपये कंपनी में भाई आ रहे हैं, कंपनी में कैश तो बढ़ेगा ही, कैश तो बढ़ेगा ही, कैश की एंट्री तो सीधा हो गई ना। डेबिट इन नेचर होता है, एसेट है वो, तो डेबिट साइड लिख दिया। अब कैपिटल भाई क्रेडिट साइड क्यों लिखा? क्रेडिट इन नेचर होता है क्रेडिट कैपिटल, और कैपिटल जब बढ़ गई तो क्रेडिट साइड ही तो लिखना पड़ेगा ना इसको। ये क्रेडिट इन नेचर है, ये डेबिट इन नेचर है, ये क्रेडिट इन नेचर होता है। जब कैपिटल बढ़ गई जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट साइड ही लिखना पड़ेगा हमको जनरल एंट्री में जब हम लिखते हैं। और इसका मतलब ये भी होगा कि 20,000 रुपये जब कंपनी में कैपिटल बढ़ा, ऑनर्स का रेसिडुअल क्लेम ऑन ऑल द रिसोर्सेज जो कि एसेट्स ही हैं उन पे भी क्लेम बढ़ गया। अगर यहाँ पे लायबिलिटी 0 है तो 20,000 का क्लेम है ऑनर्स का भी। ये मत समझना आप कभी भी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत लोग गलती ये करते हैं। अगर कंपनी में ऑनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लो 1,00,000 रुपये, और आपके पास लायबिलिटी का पैसा है 50,000 रुपीज़, तो क्या करेंगे? बोल देंगे जी कैपिटल तो हो गई 1,00,000। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई मेरी, मान लो इंक्रीज़ हो गई, इंटरेस्ट लग गया, कुछ लग गया, सब कुछ, अभी 1,50,000 रुपये के थे राइट हैंड साइड यहाँ पे, इसको छोटा कर देते थोड़ा, राइट हैंड साइड क्या है अभी यहाँ पे? 1,00,000 रुपये इनके हैं, ठीक, प्लस 50,000 ये फिक्स लायबिलिटी है, बैंक वगैरह से उधार ले लिया, डिबेंचर से पैसा उठाया है, ये शेयर होल्डर्स ऑनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है कंपनी में, ठीक। अब भाई अगर इंटरेस्ट लग गया, कुछ हो गया, ये अमाउंट अगर बढ़ गया, लायबिलिटी वाला अमाउंट 80,000 हो गया,
ठीक। तो भाई इक्वेशन तो एसेट्स तो कितने गए, 1.5 लाख रुपए की एसेट्स हैं जो अभी हैं टोटल ये इक्वेशन की वजह से। अब अगर ये 80,000 ही हो गया 1.5 लाख में से, तो 70,000 ही तो बचा। जो अमाउंट बचेगा, ये मान लो 80,000 ना कंपनी से बाहर चले गए, लाइबिलिटी सारी चुका दी, ये 80,000 बाहर चले गए, 1.5 लाख के एसेट्स जो थे हमारे, 1.5 लाख के वैल्यू के एसेट्स थे हमारे, 80,000 तो गए भाई, ये ले गए लाइबिलिटी वाले ले गए, 70,000 बच गया कंपनी में, सिर्फ 70,000 रिमेनिंग है कंपनी में। तो भाई जो शेयर होल्डर्स और ऑनर्स का क्लेम होगा ना कंपनी में, 70,000 पे ही होगा बस, 71 पे नहीं, यही रह गया कैपिटल, बस सिर्फ 70,000, और इसी को कहते हैं रेसिडुअल क्लेम। इतने के ही एसेट्स बचे हैं बस कंपनी पे, इतने के ही एसेट्स, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग मशीन, ठीक है, 1 लाख पे नहीं, कि कुछ लोग बोल देते हैं कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए जी, तो बस उस पे क्लेम है, वही है कैपिटल, वही ऑनर का पैसा है जिस पे अब उनका क्लेम नहीं होता है। ऐसा भाई लाइबिलिटी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट लगता है, कुछ और हो गया, ठीक है। तो कैपिटल तो इन्वेस्ट करते ही हैं ऑनर्स कंपनी पर जो लाइबिलिटी से हटा के कंपनी के पास एसेट्स रह गए उतने पे ही क्लेम होता है, और ऑनर्स का, और वही होता है रेसिडुअल क्लेम। और यहाँ पे अब 70,000 के एसेट्स ही बचे हैं कंपनी पे, वो चले गए, तभी तो ये देखो बैलेंस भी तभी होगी। लेफ्ट साइड ही क्या था, 1.5 लाख रुपए था लेफ्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये का एग्जांपल लिया था हमने पहले, 80,000 रुपये तो उनको दे दिए हमने, अरे 80,000 रुपये तो दे दिए ना हमने, 80,000 रुपये फिक्स लाइबिलिटी हमने पे कर दी, तो 1.5 लाख को बैलेंस करने के लिए 70 ही तो होगा, बस यही है आपका रेसिडुअल क्लेम, यही है कैपिटल, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से, और कमेंट करना ना भूलें, अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप पूछो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।